बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कोरोना की जो सूरत हाल है वो तबाहकुन है इस वक्त हर लिहाज से, क्योंकि इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं और मईशत पर भी इसके ख़तरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। इसी वजह से इस सारी सूरत हाल पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया। इजलास में वज़ीर आज़म भी शरीक हुए, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हुए। हमने देखा कि कोरोना की वजह से कोई वो मुसाफा नहीं कर सके या बगलगीर नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को मुस्कुराहटों का तबादला किया, एक दूसरे को एतमाद का एक दूसरे पर इजहार किया मुस्कुराहट के साथ। और उसके बाद फिर बाकायदा जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो दोनों तरफ से तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ। हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त मुस्बत तनकीदी और तामीरी किस्म की तकारीर की गई, जिसमें ना सिर्फ ये कि हुकूमत के अच्छे इक़दामात को सराहा गया, बल्कि साथ साथ कुछ इक़दामात पर तनकीद भी की गई, लेकिन मुस्बत तनकीद की गई। और उसके बाद फिर तजावीज़ का एक पूरा प्लान दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत की सफ़ों में भी हमें बेपनाह तब्दीली नज़र आई। हमने देखा कि हुकूमत ने भी बहुत ही खैर मकदम किया अपोजिशन की तनकीद का और शुक्रिया अदा किया कि आपने इतनी अच्छी तजावीज़ दी, और कहा कि हम इन तजावीज़ को बिल्कुल मशअल राह बनाते हुए एक मुत्तफ़िका हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद इंशाअल्लाह हम कोरोना से निमट लेंगे। लेकिन उसके बाद मेरी आँख खुल गई और ख्वाब ख़त्म हो गया। जी हाँ, ये सिर्फ एक ख्वाब ही साबित हुआ, क्योंकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। वही रिवायती तकारीर, वही एक दूसरे पर तनकीद, वही गालम गलोच और वही सारी हमने देखा कि सूरत हाल नज़र आई हमें कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई और जो मुस्बत बात होनी चाहिए थी जिस अंदाज से, वो ना हो सकी। लेकिन बहरहाल एक हमने ये ज़रूर देखा कि एक आज वज़ीर आज़म साहब ने एक पॉलिसी ज़रूर दी है कि जी हम आहिस्ता आहिस्ता अब लॉकडाउन लिफ्ट करेंगे, नरम करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। इस लॉकडाउन को नरम करने के बाद क्या होने जा रहा है, क्या मईशत बेहतर हो पाएगी या नहीं, और क्या हमारे सियासतदान कभी समझ पाएंगे कि हमें मुश्किल हालात में कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे नैब की भी, जो कि अब लगता है कि हुकूमती सफ़ों की तरफ रुख कर चुकी है और बहुत सारे हुकूमती लोग भी अब इसके रडार पर आने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा है? बात होगी और वाक़फ़ा निहाल की खबर भी। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, जैसा कि मैंने तो ये ख्वाब देखा था कि बड़ा अच्छा सब कुछ बड़ा आइडियल नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा कहा कि जी इजलास इजलास इजलास। आपको लगा कि इस मकसद के लिए ये इजलास बुलाया गया था, जो कि वहाँ पर हमने सब कुछ देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मुझे तो अगर आप सच पूछना चाहती हैं ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे पहले से अंदाज़ा था कि वहाँ पे इजलास होगा तो क्या होगा। मुझे आप ये बता दें, पिछले 70 सालों में कब इजलास बुलाया गया और अहम जो एजेंडा था, असल इशू था, उस पर डिस्कशन हुई हो? कब ये हुआ कि हमारी असम्बलियों में वाकई उन्होंने तमाम सियासतदानों ने, तमाम मेंबरान ने हकीकी मायनों में मुहिब्बे वतन होने का सबूत देते हुए वहाँ पे वाकई वो इश्यूज डिस्कस किए हों जिनकी उस वक्त मुल्क को ज़रूरत हो? यहाँ हमेशा होता ही है। अब कोरोना पे इजलास बुलाया गया, अपोजिशन ने रिक्वेजिशन दी, इजलास हो गया। उस पर हुकूमत ने पहले तो जिस तरह से नीम दिली से वो बुलाया, वो भी सबके सामने है। उसके बाद आप ये देखें कि जब इजलास हो गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असल में देखा जाए ना तो सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बातें शुरू की, जी हमें सिंध की बू आती है, फलां होता है। फिर उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया। फिर हुकूमती वज़रा ने वही वतीरा अपनाते हुए कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। उधर अपोजिशन की तरफ से अगर आप देखें तो ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने आके अपनी तकरीर जारी। उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, उन्होंने अपना केस पेश कर दिया। यानी कि जो सही मायनों में हमारा कौमी असम्बली का फोरम था ना, वो ऐसे लग रहा था कि ये सियासी अखाड़ा है। यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग जो है उस पर जोर है, ये साबित करना है कि दूसरा झूठा कैसे साबित हो, दूसरे को जालिम कैसे साबित किया जाए, दूसरे को गलत कैसे साबित किया जाए। लेकिन जो असल इशू था उस पर ना बड़ी माजरत। इसकी वजह क्या है सर? क्या आपको लगता है कि संजीदा नहीं है या बताने के लिए कुछ है नहीं है, तो फिर ऐसे ही गुजारा करते हैं? ना तो बताने के लिए कुछ है समीना, और ना संजीदगी है। दोनों ही चीज़ें हैं। ना तो हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि वो बता सकें कि देखें, चुप कर जाओ आप गंदे बच्चों, आपको नहीं पता, ये देखो हमने क्या कुछ कर दिया। और ना ही अपोजिशन जो है उसके पास कोई है हिकमत अमली के वो कहें कि देखा
हम आप पे नहीं रहे हुकूमत वालों, इमरान खान साहब आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन देखें हमने वहां क्या क्या कर दिया। लिहाजा दोनों के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने अवाम को बेवकूफ, जो कुछ उनके पास था वो उन्होंने आज जाहिर कर दिया है सब कुछ, और जाहिर करते चले जा रहे मुसलसल। हिलाली साहब, असेंबली इजलास में तो कोई खास हमें नजर नहीं आया कि कोई एक प्लान बनाया हो सब ने मिलकर के जी यूं करना चाहिए और ये इकदामात लेने चाहिए, ये स्टेप्स बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सर आपको लगता है कि जो एक सीरियसनेस हो सकती थी, जो कम से कम एक अच्छी डिबेट हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ों पे बात हो सकती थी, वो भी नहीं हो सकी, टाइम को सिर्फ वेस्ट किया गया और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की गई? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यही हुआ। तो उन्होंने नहीं किया तो हम थोड़ा सा गौर करें इनके प्रपोजल्स पे गवर्नमेंट के, और हमारा क्या सोच है। देखिए, पहली चीज़ तो मान जाएं कि ये जो लॉकडाउन ये बिल्कुल नाकाम हो गया है। ये क्यों नाकाम हुआ है? ये इसलिए नाकाम हुआ है कि ये लॉकडाउन वाज नॉट साइंस ड्रिवन। ये साइंस इल्म, इट वाज नॉट इल्म ड्रिवन, इट वाज पॉलिटिक्स ड्रिवन। ये पब्लिक प्रेशर ड्रिवन था। तो साइंस जो था वो डिमांड किया एक हार्ड लॉकडाउन, मगर गवर्नमेंट ने हमें एक सॉफ्ट लॉकडाउन दिया। क्यों? इसलिए कि वो वोट्स चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पब्लिक की ख्वाहिशात पे चल रहे हैं। मगर भाई, पब्लिक की ख्वाहिशात एक हेल्थ पैंडेमिक को ख़त्म नहीं कर सकती। ये नहीं पता है आपको क्या? दूसरी बात, एक और गलती, सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये है कि उनका ख्याल ये है कि हम एक लॉकडाउन सस्टेन नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों, पता नहीं किसने इसके दिमाग में डाला हुआ है इमरान खान के कि गवर्नमेंट हम नहीं सस्टेन कर सकते, इसलिए कि खाना काफ़ी है, कैश काफ़ी है, फैसिलिटीज़ काफ़ी है और हेल्थ एक्सपर्टीज है। एक चीज़ नहीं है, वो है हिम्मत, और वो हिम्मत है इमरान खान की। इमरान खान साहब ने हमारे लोगों को क्यों नहीं बताते हैं, क्यों छुपा रहे हैं कि उन्होंने एक ऑप्शन किया है, एक ऑप्ट किया है एक स्ट्रैटेजी का, और वो है, आप ट्रांसलेट करें मेरे लिए, हर्ड इम्यूनिटी। आप समझ गए वो क्या है? वो क्या होता है हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड टाइम जो है वो एक मेजर पॉपुलेशन, जी सही है, आप एक्सप्लेन कर दें। मेजर पॉपुलेशन जब कर देती है, ठीक, जब 60% लोग एक मुल्क में जब इन्फेक्ट हो जाते हैं, इसके माने पाकिस्तान में 13 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट होना चाहिए। एक दफे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसमें से 1.5 करोड़ 2.6 करोड़ मर जाते हैं, वो मर भी जाते हैं। जब ये हो जाता है तो फिर हम लोगों की इम्यूनिटी हो जाती है इन्फेक्शन के खिलाफ, मगर नहीं होती भाई। ये हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रूव्ड, और किधर नहीं हुआ है। देखिए, स्वीडन, 2 लॉकडाउन स्वीडन ने किया। स्वीडन के लॉकडाउन्स जो थे 2, उनका डेथ पर मिलियन जो था पॉपुलेशन का, वो आप यकीन करेंगे कि अमेरिका से ज्यादा था। 342 पर मिलियन स्वीड्स मारे गए हैं। अमेरिका का फिगर है 357। सही है। और नेबरिंग कंट्रीज का 3 गुना ज्यादा कम है स्वीडन से, मगर स्वीडन इज नॉट इम्यून प्रूफ। ये इमरान खान साहब, मुझे समझ नहीं आती है क्यों नहीं एक और चीज बताते हैं मुल्क को कि आपके खिलाफ, अभी आपके खिलाफ क्या आपका एक और वेव आएगा इन्फेक्शन का, जो आज असद उमर भी जिक्र कर रहा था। वो क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि आपका जो ये जो लॉकडाउन था ये अनसक्सेसफुल था। वो वेव आएगा 3 हफ्ते में, डेडली वेव, और लोग मरेंगे, इसीलिए कि ये आपका कामयाब नहीं हुआ। ठीक, चलिए हिलाली साहब, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक सेकंड मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, क्योंकि आपके बहुत अच्छे और सॉलिड पॉइंट्स हैं। मैं चाह रही हूँ कि इस पे थोड़ी सी मजीद बात हो, फिर हम आगे और मजीद भी आपसे पॉइंट्स लेते हैं। आपको लगता है इमरान साहब कि हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली वो स्ट्रेटेजी है जो इमरान खान साहब ने अनअनाउंस्ड तरीके से अपना ली है, और वो सिर्फ ये इस पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया? 2-2.5 करोड़ बंदा मरने जा रहे थे। मैं हिलाली साहब की इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। हर्ड इम्यूनिटी जो है ना, उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जल्दी से मैं बता दूं कि 50 से 70% लोग अगर किसी बीमारी का शिकार हों और उसके बाद बाकी उसमें इम्यूनिटी बने। पाकिस्तान में जो लोग इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं
वो इस बिना पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि तकरीबन 65% आबादी यंग है, तो उनका ख्याल है कि उनमें कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे शायद वो ज़्यादा काम कर जाए। लेकिन यहाँ मैं आपको मिसाल दे दूँ स्पेन की और चीन की। चीन के सूबे वुहान में जहाँ सबसे ये ज़्यादा थी, वहाँ पे 2 से 3% अप्रैल में जब उन्होंने टेस्ट किया तो सिर्फ 2 से 3% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी थी। इस तरह स्पेन में जब उन्होंने किया 90,000 लोगों के टेस्ट किए तो उसमें सिर्फ 5% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी थी, यानी ये वहां पे भी नाकाम एक्टिव बॉडीज जो थी ना। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में तो आप देखें लोगों के टेस्ट ही नहीं होते। यहाँ पे तो पता ही नहीं किसी को, जवान हो या बूढ़ा हो, कि उसे कोई बीमारी है या नहीं है, उसमें कुव्वत मुदाफ़त है या नहीं है। असल बात ये नहीं है। इमरान खान साहब ने ये इसलिए नहीं कहा कि उन्होंने ये पॉलिसी अपनी बना ली है या सोच लिया है कि हमने इस तरफ जाना है। असल बात ये है कि इमरान खान साहब के पास जो ये खबरें रोज़ जाती हैं कि जनाब हम मर गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा ये हो गया, मुआशी सूरत हाल के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि हम उसमें जाएंगे। यहाँ अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं यहाँ बात कर दूँ। मिसाल के तौर पे आज ये जो पंजाब में है ना शादी हाल वाले और कैटरिंग वाले, मुझे इनके जो ये सदर मियाँ मोहम्मद इलियास, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी बात ये हम तो बर्बाद हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी सिर्फ पंजाब में 7.5 लाख अफराद हैं जो हमारे पास मैरिजेस हॉल्स में और मार्किज में काम करते हैं। अगर 6 बंदे का एक कुंबा लगाएं तो 42 लाख अफराद हैं जो इस वक्त ना रोटी से भी आजिज हो गए हैं, जिनका कारोबार चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई हैं। और ऐसी जगहों पे ज़्यादा लोग डेली वेजेस पे होते हैं। आपको ये भी बता दूं, अब वो कहते हैं ये तो हैं जो हमारे साथ थे। अब जो शादी ब्याह की वजह से उनके साथ अटैच, मिसाल के तौर पे फूलों वाले, मिसाल के तौर पे फैशन इंडस्ट्री, मिसाल के तौर पे फूड इंडस्ट्री, उसके बाद फिर ये चिकन का कारोबार करने वाले, सैलून वाले, सब, यानी बेशुमार चीज़ें जो उनसे जुड़ी हुई हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान के हिसाब लगाएं तो ये भी तादाद करोड़ों में बनती है। इमरान खान साहब को असल में ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने मजबूर किया हुआ है कि वो ना तो लॉकडाउन की पूरी हमायत कर सकते हैं ना वो इसके। लेकिन हिलाली साहब इस बात में क्या दिक्कत है? अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये तो बात ठीक लग रही है ना कि कोरोना अभी फौरन तो खत्म नहीं हो सकता, तो हम पूरा साल तो नहीं लॉकडाउन अफोर्ड कर सकते, कोई भी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर हमें उसके साथ ही जीने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। खुदा के लिए हम लोग कब समझेंगे कि जब तक एक आदमी जिंदा है, टिल ही इज अलाइव, उस वक्त तक वो लाइवलीहुड उसका हो सकता है। जब वो मर जाएगा तो उसकी क्या जिंदगी होगी, लाइवलीहुड क्या होगा उसका? उसको जिंदा रखो, उसको मरने मत दो। ये सॉफ्ट लॉकडाउन लोगों को मार रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं सॉफ्ट लॉकडाउन मार रही है, मैं स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूं कि लोग मरते हैं सॉफ्ट लॉकडाउन पे। क्या बात है आपको, क्यों आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है? मैं आपको बताता हूं, कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा। मैं फिर कहता हूं इधर 3 फैमिलीज का नाम मैं लेता हूं, पूरे फैसलाबाद को वो खिला सकते हैं। कोट अद्दू में एक वाकया आया है कि एक उस शख्स ने 6 बच्चों का बाप था, वो उसने खुदकुशी कर ली इसीलिए कि खाना नहीं खिला सक रहा था बच्चों को, तो उसने जहर खा लिया। तो किसके पास गया? ये तो सिर्फ एक वाकया है, पता नहीं कितने हिलाली साहब मैं बताता हूँ आपको। हिलाली साहब मैं तो बात करने दो। मैं बता दूं, आपने पूछा किसके पास गया, मैं बताना चाहता हूँ कि वो किसके पास गया। मेरी उसकी बेवा आमना से खुद बात हुई है। उसकी बेवा कहती है वो हर एमपीए का दरवाजा उसने खटखटाया है। जो पीटीआई के वहां लोग थे उनके पास गया है, जो अपोजिशन के लोग थे उनके पास गया है। उसकी बेवा के मुताबिक किसी ने नहीं सुनी। There you are। तो आप मुझे बताएं, इस किस्म के लोग हैं आपके हुक्मरान, इस किस्म के लोग हैं आपके लीडर्स, और आप इन पे भरोसा करते हैं कि ये इस मुल्क को बचा सकते हैं? इनकी पॉलिसीज गलत है, इन झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हर चीज करते हैं, और आखिर में जब उनका सरबराह बैठ के कहता है कि लोगों को मैंने जिंदा रखना है, जब वो आते हैं उनके पास खाने के लिए वो खाना भी नहीं देता है। आई एम सॉरी। इसलिए ये मुल्क जो है ये डिवाइडेड है। मैं आपको बता रहा हूं ये चल नहीं सकता ऐसे। मैं तो हैरान हूंगा कि अगर अंपायर जल्द से जल्द नहीं आए, इसलिए कि इधर तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी ये बैठेंगे ही नहीं साथ साथ बात करने के लिए एक से। इट्स अ टोटल कोलैप्स।
और ये हिलाली साहब यहाँ पर एग्जाम्पल देता है, आप जो बात कर रहे हैं सर, एक ठीक है, ये बात सही है कि डेथ इससे हो रही है, लेकिन जो हम अगेन वही बात करें कि जो डेथ रेट यहाँ पर पाकिस्तान में फिलहाल तक नजर आ रहा है वो उतना हमें तबाहकुन उतना उस तरह से नजर नहीं आ रहा जैसे हमें बाकी मुल्कों में नजर आ रहा है। टेस्ट नहीं करने बीबी, सर खुदा के लिए बीबी, सर मरने के लिए तो कोई टेस्ट नहीं चाहिए सर, मरा हुआ बंदा तो गिना ही जाएगा ना कि मर गया, नहीं, उसके लिए टेस्ट क्या मामला है? बट आपको क्या पता कितने कौन से रीजंस के लिए कह रहे हैं कि मर गए। मैं आपको पढ़ा के सुनाना चाहता हूं, पंजाब हेल्थ ऑफिशियल ने अभी क्या कहा है स्टेटमेंट में। वो कहता है कि हम लोग तबाह हो रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इस रेट ऑफ इन्फेक्शन पे। आपने गवर्नमेंट से कभी सुना नहीं है, और वो मिनिस्टर है वो कह रही है हर चीज ठीक है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। आपको क्या पता क्या हो रहा है? आप इन पे भरोसा करते हैं गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स पे? इनको तो लोगों को गिनने भी नहीं आता है। लेकिन सर जो हम इमरान साहब वीडियोस देख रहे हैं क्वारंटाइन की, लोगों की, लोग लूडो खेल रहे हैं, लोगों की उतनी वो नहीं है, बहुत कम केसेस हैं, अल्लाह ना करे कि हों ज्यादा। मैं फिर से कहूंगी कि लोग ऐसा नहीं है कि कोई हर बंदा वेंटिलेटर पे है, कोई हर बंदा जो है वो मर ही रहा है, जो कोरोना का शिकार हो रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर जो बाकी जी रहे हैं सर उनको जीते जी तो नहीं मारना। अब देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं ना, हिलाली साहब एक और एंगल से बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रही हैं आपका सवाल वो दूसरे एंगल से। वो इस तरह से कि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं उनकी सोच जो है वो ये है कि जी लोग मर ना जाएं, मर ना जाएं, मर ना जाएं। अब यहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं कहता हूँ हुक्मरानों की जो हिलाली साहब बात करते हैं, मैं तो इनसे ज़्यादा इस बात का हामी हूँ कि हुक्मरानों पे भरोसा ना करना। हुक्मरान तो खुद कह रहे हैं, अपने रवैये से चीख चीख के कह रहे हैं कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, वो तो सबको पता है। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ कि यहाँ पे टेस्ट हो नहीं रहे उस तरह से, लेकिन 13,000 हुए हैं पिछले 24 घंटे में। वही मैं कह रहा हूँ, चले अब 13,000 भी लगा लें तो क्या ये काफ़ी है? मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये कितने दिन से कह रहे हैं हम रोज़ाना 20,000 करेंगे, अभी 20,000 का फिगर तो नहीं ये अचीव कर सके। बात सिर्फ इतनी है कि आप ये देख लें कि क्या हुकूमत कुछ कर सकती है। इस पे तो मैं और हिलाली साहब दोनों मुत्तफिक है ना कि हुकूमत नहीं कर पा रही। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हुकूमत अगर इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही तो अब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शायद रमजान की बरकत से या वैसे अल्लाह को गरीबों पर तरस आ गया। क्या करे हुकूमत? मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ने रहम कर दिया, यहाँ पे वो लीथल कंडीशन नहीं हुई, यहाँ पे लोग उस तरह से नहीं मर रहे। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में पिछले हफ्ते, तो अगर उन्होंने भी ये चीज जज करके खोल रहे हैं तो फिर क्या मसला है? सिर्फ एक मसला है, खुदा का वास्ता हुकूमत पे ना रहें, आप अपनी खुद भी हिफाजत कर लें। लोगों को भी चाहिए कि वो, अब ये नहीं है कि किसी कोई जूतियों की दुकान में घुस गया तो कोई कपड़े की दुकान में घुस गई है। अल्लाह का वास्ता है, अगर लॉकडाउन आपका जो है वो कम हुआ है, 4 दिन में 34 अरब की शॉपिंग हो गई है, मैं यही कह रहा हूं ना 4-5 खुदा का वास्ता आप एहतियात कर दें। आपको जी समीना, आपको याद होगा कि जब ये अलवी साहब ने जाके वो बेकार एक एग्रीमेंट जाके मस्जिदों के लिए किया था, मैंने आपको कहा था कि अगर मैं अब मेरा पाकिस्तान जानता हूं तो ये कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। जी आपने ऐसे कहा था, बिल्कुल ठीक है कि नहीं? मैंने यही कहा था। अच्छा, इन्होंने वो एग्रीमेंट जानबूझ के साइन किया था, उनको पता था कि इंप्लीमेंट नहीं होगा। उनको पता था कि वो झूठ कह रहे थे कि जब उन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तो हम रोक देंगे, कुछ नहीं हुआ, इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ, ना उन्होंने रोका। तो ये जो लोग हैं, ये शॉपकीपर्स हैं और जो मौलवी भी थे, उन्होंने कहा यार जो ये कहते हैं हाँ कर दो, जब आएगा वक्त हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। देयर इज नो डिसिप्लिन। जब मैं आपको बताता हूं कि एक शॉपकीपर को, एक मैजिस्ट्रेट को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसको शॉपकीपर के खिलाफ केस नहीं फाइल करने दिया इसलिए कि वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी कर रहा था, इसलिए कि उनको प्रोटेक्शन मनी मिला था। पुलिस को उसने प्रोटेक्शन मनी दिया था, ठीक है, शॉपकीपर ने। तो देखिए, कहने की बात यह है, इट्स पैथेटिक, इनका कोई कंट्रोल है नहीं। और ये एक पैंडेमिक है। देखिए, ये एक ऐसी बात नहीं है चलो ये हो गया वो हो गया, हम सब कहें क्या होता है यार पाकिस्तान में, क्या नहीं होता है, मगर दिस इज अ पैंडेमिक और आपके 2 लॉकडाउन हैव फेल्ड। अभी एक सेकंड वेव ऑफ इंफेक्शन आना है और दुनिया के स्वीडन की डेथ रेट पर मिलियन इज मोर देन द यूनाइटेड स्टेट्स। जी, खुदा के लिए गेट अ ग्रिप।
इमरान साहब, लॉकडाउन असद उमर साहब कह रहे हैं कि वाहिद हल नहीं है। अगर ऐसा बात होती तो बहुत सारे ममालिक में 6 हफ्तों की लॉकडाउन है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर लॉकडाउन ही वाहिद हल होता तो फिर स्वीडन में इतने लोग क्यों मरे? पहली बात तो ये है, वहां भी ना इतने लोग मरते। दूसरी बात ये है कि जब आपको ये देखें कि WHO ये कह दे कि जी साल तक तो वैक्सीन को भूल जाएं, वैक्सीन आ नहीं सकती। जब आपको ये पता लग जाए तो फिर हुकूमत ने तो ये फैसला किया कि भाई एक तो बीमारी से लोगों ने मरना ही मरना है, तो हम मैशत को तो बचा लें। अब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स है जो, उसके दादोशुमार के मुताबिक 260 अरब रुपया जो है उसका नुकसान होगा और 1,85,00,000 पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे। SME जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसमें वो कहते हैं 33 लाख लोग जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे ज्यादा असर पंजाब पे होगा। पंजाब में वो कहते हैं जी 12.1% और सिंध में 4.4% लोग जो बेरोजगार होंगे। तो इमरान खान साहब ने ये सोचा तो उन्होंने सोचा है कि को बेरोजगारी से ही बचा लिया जाए। चलें, इस पे मजीद भी बात हो सकती है जनाब, और एक ब्रेक से वापस आते हैं फिर मजीद बात। वेलकम बैक हिलाली साहब। ये मुझे बताइए सर, आप लॉकडाउन पे बहुत जोर देते हैं कि लॉकडाउन सख्त करके इस मसले से निपटा जा सकता था। अमेरिका ने भी तो लॉकडाउन किया सर, वहाँ इतनी तबाही क्यों हुई? स्पेन ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, यूके में भी हुआ, वहाँ पे क्यों इतने लोग मर गए? आप जाके कुओमो से पूछें कि किस किस्म का लॉकडाउन उसने किया। जबरदस्त लॉकडाउन किया। और कुओमो से जाके पूछें अगर वो लॉकडाउन ना होता तो न्यूयॉर्क का क्या हालत होता है इस वक्त। जबरदस्त सक्सेसफुल रहा है न्यूयॉर्क का लॉकडाउन। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं हमारे हुक्मरान को कि यार ये कहते रहते हैं कि जान बचाने, भूख से नहीं मारना है लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अगर लोगों की एक्चुअली आपका मतलब यह है कि इकोनॉमी बचाना है, आप जान का नहीं परवाह कर रहे हैं। अगर आप जान का परवाह करते हैं तो ये कुछ नहीं है। ये जो आपने पैकेज दिया है लोगों को 8 बिलियन का, इसको तो डबल करके पैकेज आपको देना पड़ेगा। वो आके दें। जब इकोनॉमी आप बचा देंगे और वो जिसके लिए आपने इकोनॉमी बच गया वो मर जाएगा। ये जो हुआ है, वो जो आदमी के जिक्र किया है आपने खुद के 6 लोग क्या उसका माय गॉड, ये तो इसके माने कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी शायद बच रहा है, किसके लिए पता नहीं, मगर उन 6 बच्चों के लिए तो इकोनॉमी नहीं बचा। नहीं तो सर इसी तरह के वाकयात रोकने के लिए तो वो कह रहे हैं। मैं कहता हूं उन्होंने कत्ल किया। बिल्कुल नहीं देखिए, मैं आपको बात बताऊं, एक और चीज मैं आपको बताऊं। सर ये हम सब पर ही है मेरे ख्याल से। देखिए हम सब की भी जिम्मेदारी है। जी सर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर एक टैक्स लगने वाला है, एक वेल्थ टैक्स लगेगा, और मैं बड़ा खुश हूं आप लगेगा। वो वेल्थ टैक्स इंशाल्लाह लगे, इस पे लगेगा कि एक जिसके पास 2 घर हैं उस पे टैक्स लगेगा। वो पैसे इन लोगों को निकालना पड़ेगा और वो पैसे उनको देना पड़ेगा जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है, रिहाइश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनके लिए रिकॉर्ड के दो। क्या कि तुम किसके लिए निकालोगे फिर वो खजाने में रखने कुछ और मेजर्स लिए जा सकते हैं, आपका कहना है। राइट सर। सर वक्त कम है, मैं जो इमरान साहब से भी कमेंट ले लूं। इमरान साहब, जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने तो खुद ये कहा है कि 12,000 रुपए कितने दिन गुजारा करेगा कोई? तो भाई काम खुलेगा तो कोई कमाएगा तो अपना गुजारा कर सकता है। हम 6-8 महीने ये सब तो नहीं, कितने पैसे दे सकते हैं? हिलाली साहब जो फरमा रहे थे ना कि वेल्थ टैक्स लगेगा, बड़ी अच्छी बात है, लगना चाहिए, जरूर लगाएं, सब दें उसमें। लेकिन हिलाली साहब अगर कोई काम चलेगा तो फिर ही लोग टैक्स देंगे ना। कब तक लोग अपने लॉकर से, अपनी जमा पूंजी से निकाल के देंगे? कोई सरमायादार अपनी जमा पूंजी से नहीं देगा। आपको पता है सरमायादार तो उनका मुनाफा कम हो जाए तो कहते हैं इतना नुकसान हो गया। इसलिए आप पाकिस्तानी सरमायादारों से ये उम्मीद रखते हैं कि वेल्थ टैक्स में देंगे। दूसरी बात ये, अगर वो दे भी दें तो इस हुकूमत से, इस इस्टेब्लिशमेंट से, ये जो पूरी एक आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उससे आपको ये उम्मीद है कि पैसे आ भी जाएं तो वो सही बंदे तक पहुंच जाएंगे। अगर ये होता तो आमना के शोहर को क्यों ना पैसे मिलते, वो क्यों गंदम में रखने वाली गोलियां खा के मर जाता। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि जो आज जफर मिर्जा साहब कह रहे थे ना कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन भी करने जा रही है कि मास्क जरूर पहने, ग्लव्स पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें,
तो अल्टीमेटली हमें यही करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। हर बंदे को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग करे, ग्लव्स का इस्तेमाल करे, मास्क के बगैर। हुकूमत को चाहिए कि इस पे पाबंदी लगा दें, कानून साजी कर दें, उस बंदे को जुर्माना कर दे कि जो मास्क के बगैर बाहर जाए। जब तक ये काम नहीं करेंगे चीजें बेहतर नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं और हम देख सकते दोनों इस बात पर एग्री दिखाई दे रहे हैं कि चूंकि हमें अपना सर्वाइवल खुद ही करना है तो हमें अपना ख्याल भी तो खुद ही रखना है। हम क्यों इस बात पे बज़िद हैं कि हुकूमत हमें सख्ती से अंदर बंद कर दे, सब चीज़ों में ताले लगा के, तो फिर हम बचेंगे कोरोना से? हम खुद क्यों नहीं बच सकते? हम अपनी हिफाजत खुद क्यों नहीं कर सकते? तो एहतियात लाजिम है जनाब। इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कि नैब से अब कौन कौन बचेगा और कौन कौन नहीं बचेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब ने कुछ दिन पहले इस बात का इशारा दिया था कि नैब ईद के बाद टार्जन बनने वाला है, दो तरफा, और ना सिर्फ ये कि ऑपोजिशन बल्कि हुकूमत की तरफ के भी लोग इसके रडार पर आने वाले हैं। और ईद से पहले ही हमने देखा है कि कुछ हिलजुल शुरू हो गई है और गुलाम सरवर खान साहब जो हैं उनके ऊपर अब नैब ने कुछ निशाना रखा है। क्या सिचुएशन बनने जा रही है? क्यों इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हुई है? आमदन से ज़ायद असासों का केस उनके ऊपर भी शुरू किया गया है, तो ये क्या मामला है, किस तरफ जा रहा है, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। इमरान साहब, वाकफान हाल क्या बता रहे हैं? कोई प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़िक्र परेशानी है कि उनके वज़रा की तरफ भी नैब ने आंखें दिखानी शुरू कर दी? देखें जी, ये जो गुलाम सरवर खान है, इनको और इनकी फैमिली के 5 मेंबरान को ये जो खुफिया ख़त भिजवाया गया है उनके असासों के मुतल्लिक और अकाउंट्स के मुतल्लिक, उसमें उनका ये कहना है नैब का कि जी ये उनकी आमदनी से ज़ायद असासा जात, जो वही जो एक पुराना वो सिलसिला चल रहा है। तो हमारे वाकफान हाल ने जो खबर सुनाई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो बड़े करीबीज रहे हैं इमरान खान साहब के, उनका ये कहना है कि जनाब ये बात जब वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में लाई गई कि जी इस तरह से काबीना के कुछ मेंबर हैं जिनके खिलाफ नैब कार्रवाई करना चाहती है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उनके अंदर 2018 से इलेक्शन से पहले वाला एहतसाबी इमरान खान जाग चुका है। तो वो इस मूड में नहीं है वज़ीर आज़म बिल्कुल भी कि किसी के साथ रायत बरती जाए, खुसूसन अपनी पार्टी में भी। तो वज़ीर आज़म की तरफ से एक बार फिर ये सख्ती से कहा गया कि जनाब कोई भी हो, हमारी काबीना का मेंबर हो या किचन कैबिनेट का मेंबर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली इजाज़त है और आप ज़रूर करें और ये चीज़ें जो है ठोस तरीके से उनके सामने लाएं ताकि उनको सजा दिलवाई जा सके। ठीक है, तो जी उनका गो हेड है, लेकिन हिलाली आपको सर क्या लग रहा है, ये कार्रवाई सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट है ऑपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए कि देखिए जी हुकूमत की सफ़ों से भी हम लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वाकई जेन्युइनली अब कोई अकाउंटेबिलिटी शुरू होने लगी है? नहीं, मेरे ख्याल में कि बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए और बड़ा ज़बरदस्त टार्जन खेल रहा है दोनों बोथ एंड्स ऑफ द विकेट से। मगर एक चीज़ तो कहना पड़ेगा कि एक तरफ शहबाज शरीफ और फैमिली है और दूसरे तरफ गुलाम सरवर साहब है। मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या हैं, तो अभी पता चला कि ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। मेरा मतलब है कि द वेट ऑफ द पीपल, द पॉलिटिकल वेट ऑफ द पीपल कुछ मुख्तलिफ लगता है, मगर अच्छी बात है, इट्स टू बी इनकरेज। किसी ने चोरी की है तो पकड़ो। इमरान साहब, क्या ईद के बाद और भी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, मामला गिरफ्तारियों तक जाएंगे? देखिए, लोग तो शहबाज शरीफ के हवाले से भी इसकी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। नहीं, प्रेडिक्शंस तो होती रहती हैं। बाज़ लोग जो है ना शेख रशीद साहब की तरह, वैसे तो मेरे बड़े फेवरेट हैं शेख साहब, लेकिन उनकी तरह बाज़ लोग खबरों में रहने के लिए भी ना इस तरह की खुद ही बना के खबरें और फूलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। ये यहाँ पाकिस्तान में कोई भी बात इस तरह से करना को मुश्किल थोड़ा। आप असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर या मीडिया के सामने आके कुछ कह दें, मीडिया को भी खबर की चटपटी खबरों की ज़रूरत होती है। वो आपकी खबरें क्या हैं? क्या वाकई गिरफ्तारियां होने जा रही हैं? मेरी खबरें ये है कि टार्जन सिर्फ बढ़के जो है ना वो ही मारता नजर आएगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा उस पर कार्रवाई हो सके और टार्जन वाकई कोई ये फिल्मी टार्जन रहेगा जो बस इधर उधर दरख्त पकड़ के इधर से उधर से उधर। मुझे ये नहीं लगता कि वाकई कोई चीज रिकवर की जा सके। लेकिन हिलाली साहब, इस बात को तो इनकरेज करना होगा। हमने देखा है कि शुगर स्कैंडल के हवाले से भी पेशियां हो रही हैं, विफाकी वज़रा पेश हो रहे हैं, जवाबदेही हो रही है, असद उमर साहब पेश हुए हैं, वज़ीर आला पंजाब की बात हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो हमने नहीं पहले देखा कि जो करंट गवर्नमेंट हो वो आके उसके जो वज़ीर हैं वो आके पेशियां भुगत रहे हो इस तरह। तो इसको तो इनकरेज हमें करना चाहिए।
नहीं, मगर इनकरेज क्या, मेरे ख्याल में अगर ये और लोगों को ना पकड़ा तो इसके मतलब ये है कि ये तो फिर अगेन ये बड़ा वन साइडेड है, या इसका कोई सिंसेरिटी नहीं है। भाई ये सब चोर हैं, मैं कहता हूँ दे आर ऑल 50-60% इंडियन पार्लियामेंट में 40-50% क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं लोकसभा में। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क है, इधर भी उतना ही होंगे। तो हैं तो बहुत, अब इन पे हाथ डालो। मिसाल के तौर पे ये जो तोशा खाने के बारे में, इस पे आपने जिक्र करना है कि नहीं करना है? जी जी करें सर। अब तोशा खाने पे भी अब देखिए ये तोशा खाने का, मैंने बहुत दफ़े मैं बाहर गया हूँ स्टेट डेलीगेशंस पे, ये सब जो हम लोगों को तोहफे मिलते थे, वो जो पॉलिटिशियंस जो थे वो तो हड़प कर जाते थे, वो तो उनको डिक्लेयर करने का तो कभी ख्याल ही नहीं आता था। हम सब वापस आके डिक्लेयर करते थे, इसलिए कि ये फ़र्ज़ है आपको करना है। आप दूसरे मुल्क से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको वापस आके इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भेजना है। फिर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है उस गिफ्ट को वैल्यू करता है और कहता है कि अगर आप इस गिफ्ट को जो किसी का सरबराह किसी मुल्क का आपको दिया है आप रिटेन करना चाहते हैं, तो मेहरबानी से इसका वैल्यू ये है और वो पैसे दे दें। तो उसके बाद कुछ लोग कहने लगते हैं भाई ये होलसेल वैल्यू है कि रिटेल वैल्यू है। कोई कहने लगता है कि हो देखिए इस पे कोई स्क्रैच है, ये जो वैल्यूएशन आपने की है ये मुनासिब नहीं है। कोई और कहता है हो घड़ी जो है ये एक्चुअली इसका स्ट्रैप जो है ये महंगी नहीं, ये मुझे तो अभी चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब खत्म करें। तो नियत नहीं होती उनकी कि कोई वो करे। बिल्कुल सही। आप एक फॉरेन मिनिस्टर तो पकड़ा गया है, एक फॉरेन मिनिस्टर तो पकड़ा गया, तो मुझे उसको कहना पड़ा। मैंने कहा यार तुम तो मेरे सामने तुम्हें मिला था, ये क्या है तुम्हारा तो गिफ्ट पहुंचा ही नहीं है। वो कहता है मिला ही नहीं, मिसाल के तौर पे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक प्राइम मिनिस्टर आधा तोशा खाना पाकिस्तान का तो एक फॉरेन मिनिस्टर ले गया है उसके साथ, और वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऐसा प्राइम मिनिस्टर था कि जब उसने ओथ ऑफ ऑफिस ले रहा था और उसको उन्होंने कहा कि डिक्लेयर करो अपना वैल्यू, $50 मिलियन डिक्लेयर किया है वैल्यू, उसको भी जरूरत पड़ी कि ये चोरी करे। सर वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे स्टोरी सुनेंगे ये इंटरेस्टिंग। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।